चंद्रकांता की कहानी में हमने अभी तक सुना कि एक खंडहर में राजकुमारी चंद्रकांता को बगुले की एक मूर्ति निगल जाती है और चपला उसी खंडहर में एक तहखाने में चंद्रकांता को खोजने के लिए उतर जाती है। अब आगे बयान 15। चंपा बेफिक्र नहीं है, वह भी कुमारी की खोज में घर से निकली हुई है। जब बहुत दिन हो गए और राजकुमारी चंद्रकांता की कुछ खबर न मिली तो महारानी से हुक्म लेकर चंपा घर से निकली। जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ मारी फिरी, मगर कहीं पता न लगा। कई दिन की थकी मांदी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी कि अब कहाँ चलना चाहिए और किस जगह ढूंढना चाहिए, क्योंकि महारानी से मैं इतना वादा करके निकली हूँ कि कुंवर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह से बिना मिले और बिना उनसे कुछ खबर लिए कुमारी का पता लगाऊंगी, मगर अभी तक कोई उम्मीद पूरी ना हुई और बिना काम पूरा किए मैं विजयगढ़ भी न जाऊंगी। चाहे जो हो, देखूं कब तक पता नहीं लगता। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई चंपा इन सब बातों को सोच रही थी कि सामने से 4 आदमी सिपाहियाना पोशाक पहने, ढाल तलवार लगाए, एक एक तेगा हाथ में लिए आते दिखाई दिए। चंपा को देखकर उन लोगों ने आपस में कुछ बातें की, जिसे दूर होने के सबब चंपा बिल्कुल सुन न सकी, मगर उन लोगों के चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी। वे लोग कभी चंपा की तरफ देखते, कभी आपस में बातें करके हंसते, कभी ऊंचे होकर अपने पीछे की तरफ देखते, जिससे यह मालूम होता था कि ये लोग किसी की राह देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे चारों चंपा के चारों तरफ हो गए और पेड़ों के नीचे छाया देखकर बैठ गए। चंपा का जी खटका और सोचने लगी, ये लोग कौन हैं? चारों तरफ से मुझको घेर कर क्यों बैठ गए और इनका क्या इरादा है? अब यहाँ न बैठना चाहिए। यह सोचकर उठ खड़ी हुई और एक तरफ का रास्ता लिया, मगर उन चारों ने न जाने दिया। दौड़कर घेर लिया और कहा, तुम जाती कहाँ हो? ठहरो, हमारे मालिक दम भर में आ जाते हैं, उनके आने तक बैठो। वे आ लें तब हम लोग उनके सामने ले चलकर सिफारिश करेंगे और नौकर रखा देंगे। खुशी से तुम रहा करोगी, इस तरह से कहाँ तक जंगल जंगल मारी फिरोगी? चंपा ने कहा, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं, जो मैं तुम्हारे मालिक के आने की राह देखूं, मैं नहीं ठहर सकती। एक सिपाही, नहीं नहीं, तुम जल्दी ना करो, ठहरो, हमारे मालिक को देखोगी तो खुश हो जाओगी। ऐसा खूबसूरत जवान तुमने कभी ना देखा होगा, बल्कि हम कोशिश करके तुम्हारी शादी उनसे करा देंगे। चंपा, होश में आकर बातें करो, नहीं तो दुरुस्त कर दूंगी। खाली औरत ना समझना, तुम्हारे जैसे 10 को मैं कुछ नहीं समझती। चंपा की ऐसी बातें सुनकर उन लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। एक का मुंह दूसरा देखने लगा। चंपा फिर आगे बढ़ी, एक ने हाथ पकड़ लिया। बस फिर क्या था, चंपा ने झट कमर से खंजर निकाल लिया और बड़ी फुर्ती के साथ 2 को जख्मी करके भागी। बाकी के 2 आदमियों ने उसका पीछा किया, मगर कब पा सकते थे। चंपा भागी तो, मगर उसकी किस्मत ने भागने न दिया। एक पत्थर से ठोकर खाकर बड़े जोर से गिरी। चोट भी ऐसी लगी कि उठ न सकी। तब तक ये दोनों भी वहां पहुंच गए। अभी इन लोगों ने कुछ कहा भी नहीं था कि सामने से एक काफिला सौदागरों का आ पहुंचा, जिसमें लगभग 200 आदमियों के करीब होंगे। उनके आगे आगे एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, काला रंग, भूरी आंखें, उम्र लगभग 80 वर्ष की होगी। उम्दा कपड़े पहने, ढाल तलवार लगाए, बर्छी हाथ में लिए, एक बेशकीमती मुश्की घोड़े पर सवार था। उसके साथ में एक लड़का, जिसकी उम्र 20 वर्ष से ज़्यादा ना होगी, रेख तक ना निकली थी। वह बड़े ठाठ के साथ एक नेपाली टांगन पर सवार था, जिसकी खूबसूरती और पोशाक देखने से मालूम होता था कि कोई राजकुमार है।
पीछे पीछे उनके बहुत से आदमी घोड़े पर सवार और कुछ पैदल भी थे। सबसे पीछे कई ऊंटों पर असबाब और उनका डेरा लदा हुआ था। उनके साथ में कई डोलियां थीं जिनके चारों तरफ बहुत से प्यादे तोड़ेदार बंदूकें लिए चले आते थे। दोनों आदमियों ने, जिन्होंने चंपा का पीछा किया था, पुकार कर कहा, इस औरत ने हमारे 2 आदमियों को जख्मी किया है। जब तक कुछ और कहें तब तक कई आदमियों ने चंपा को घेर लिया और खंजर छीन हथकड़ी बेड़ी डाल दी। उस बूढ़े सवार ने, जिसके बारे में कह सकते हैं कि शायद सभी का सरदार होगा, 2-1 आदमियों की तरफ देखकर कहा, हम लोगों का डेरा इसी जंगल में पड़े। यहाँ आदमियों की आमद रफ्त कम मालूम होती है क्योंकि कोई निशान पगडंडी का जमीन पर दिखाई नहीं देता। डेरा पड़ गया। एक बड़ी रावटी में कई औरतें कैद की गईं जो डोलियों पर थीं। चंपा बेचारी भी उन्हीं में रखी गई। सूरज अस्त हो गया। एक चिराग उस रावटी में जलाया गया जिसमें कई औरतों के साथ चंपा भी थी। 2 लड़कियां आईं जिन्होंने औरतों से पूछा, तुम लोग रसोई बनाओगी या बना बनाया खाओगी? सभी ने कहा, हम बना बनाया खाएंगे। मगर 2 औरतों ने कहा, हम कुछ न खाएंगे। जिसके जवाब में वे दोनों लड़कियां यह कहकर चली गईं कि देखें कब तक भूखी रहती हो। इन दोनों औरतों में से एक तो बेचारी आफत की मारी चंपा ही थी और दूसरी एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत औरत थी जिसकी आंखों से आंसू जारी थे और जो थोड़ी थोड़ी देर पर लंबी लंबी सांस ले रही थी। चंपा भी उसके पास बैठी हुई थी। पहर रात चली गई। सभी के वास्ते खाने को आया मगर उन दोनों के वास्ते नहीं जिन्होंने पहले इनकार किया था। आधी रात बीतने पर सन्नाटा हुआ। पैरों की आवाज़ डेरे के चारों तरफ मालूम होने लगी जिससे चंपा ने समझा कि इस डेरे के चारों ओर पहरा घूम रहा है। धीरे धीरे चंपा ने अपनी बगल वाली खूबसूरत नाजुक औरत से बातें करना शुरू किया। चंपा, आप कौन हैं? इन लोगों के हाथ कैसे फंस गईं? औरत, मेरा नाम कलावती है। मैं महाराज शिवदत्त की रानी हूँ। महाराज लड़ाई पर गए थे। उनके वियोग में जमीन पर सो रही थी। मुझको कुछ मालूम नहीं। जब आँख खुली तो खुद को इन लोगों के फंदे में पाया। बस, और क्या कहूँ। तुम कौन हो? चंपा, हैं आप चुनारगढ़ की महारानी हैं? आपकी यह दशा! वाह विधाता, तू धन्य। मैं क्या बताऊं। जब आप महाराज शिवदत्त की रानी हैं तो कुमारी चंद्रकांता को भी जरूर जानती होंगी। मैं उन्हीं की सखी हूँ। उन्हीं की खोज में मारी मारी फिरती थी। इन लोगों ने पकड़ लिया। ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थी कि बाहर से एक आवाज आई, कौन है? भागा भागा, निकल गया। महारानी डरी मगर चंपा को कुछ खौफ न मालूम हुआ। बात ही बात में रात बीत गई। दोनों में से किसी को नींद न आई। कुछ कुछ दिन भी निकल आया। वही दोनों लड़कियां जो भोजन कराने आई थीं इस समय फिर आईं। तलवार दोनों के हाथ में थी। इन दोनों ने सभी से कहा, चलो बारी बारी से मैदान हो आओ। कुछ औरतें मैदान गई मगर ये दोनों अर्थात महारानी और चंपा उसी तरह बैठी रहीं। किसी ने जिद भी न की। पहर दिन चढ़ाया होगा कि इस काफिले का बूढ़ा सरदार एक बूढ़ी औरत को लिए इस डेरे में आया जिसमें सब औरतें कैद थीं। बुढ़िया, इतनी ही हैं या और भी? सरदार, बस इस वक्त तो इतनी ही हैं। अब तुम्हारी मेहरबानी होगी तो और हो जाएंगी। बुढ़िया, देखिए तो सही मैं कितनी औरतें फंसा लाती हूँ। हाँ, अब बताइए किस मेल की औरत लाने पर कितना इनाम मिलेगा? सरदार, देखो ये सब एक मेल में हैं। इस किस्म की अगर लाओगी तो 10 रुपए मिलेंगे। चंपा की तरफ इशारा करके, अगर इस मेल की लाओगी तो पूरे 50 रुपए। महारानी की तरफ बताकर, अगर ऐसी खूबसूरत हो तो पूरे 100 रुपए मिलेंगे। समझ गई? बुढ़िया, हाँ, अब मैं बिल्कुल समझ गई। इन सभी को आपने कैसे पाया? सरदार, यह जो सबसे खूबसूरत है इसे तो एक खो में पाया था। बेहोश पड़ी थी और यह कल इसी जगह पकड़ी गई है। इसने मेरे 2 आदमी मार डाले हैं। बड़ी बदमाश है। बुढ़िया, इसकी चितवन ही से बदमाशी झलकती है।
ऐसी ऐसी अगर 3-4 आ जाएं तो आपका काफिला ही बैकुंठ चला जाए। सरदार, इसमें क्या शक है। और वे सब जो हैं कई तरह से पकड़ी गई हैं। एक तो वह बंगाल की रहने वाली है, इसके पड़ोस ही में मेरे लड़के ने डेरा डाला था, अपने पर आशिक करके निकाल लाया। ये चारों रुपए के लालच में फंसी हैं और बाकी सभी को मैंने उनकी माँ, नानी या वारिसों से खरीद लिया है। बस चलो अब अपने डेरे में बातचीत करेंगे। मैं बूढ़ा आदमी बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता। बुढ़िया, चलिए। दोनों उस डेरे से रवाना हुए। इन दोनों के जाने के बाद सब औरतों ने खूब गालियां दी। मुँह को देखो, अभी और औरतों को फंसाने की फिक्र में लगा है। ना मालूम यह बुढ़िया इसे कहाँ से मिल गई, बड़ी शैतान मालूम पड़ती है। कहती है देखो मैं कितनी औरतें फंसा लाती हूँ। हे परमेश्वर, इन लोगों पर तेरी भी कृपा बनी रहती है। ना मालूम यह डाइन कितने घर चौपट करेगी। चंपा ने उस बुढ़िया को खूब गौर करके देखा और आधे घंटे कुछ सोचती रही, मगर महारानी को सिवा रोने के और कोई धुन न थी। हाय, महाराज की लड़ाई में क्या दशा हुई होगी, वे कैसे होंगे, मेरी याद करके कितने दुखी होते होंगे। धीरे धीरे यही कहकर रो रही थी। चंपा उनको समझाने लगी, महारानी सब्र करो, घबराओ मत, मुझे पूरी उम्मीद हो गई है। ईश्वर चाहेगा तो अब हम लोग बहुत जल्दी छूट जाएंगे। क्या करूं, मैं हथकड़ी बेड़ी में पड़ी हूं। किसी तरह यह खुल जाती तो इन लोगों को मजा चकाती। लाचार हूं। यह मजबूत बेड़ी सिवा काटने के दूसरी तरह खुल नहीं सकती। इसका कटना यहाँ मुश्किल है। इस तरह रोते कलपते आज का दिन भी बीता। शाम हो गई। बूढ़ा सरदार फिर डेरे में आ पहुंचा, जिसमें औरतें कैद थी, साथ में सवेरे वाली बुढ़िया, आफत की बुढ़िया, एक जवान खूबसूरत औरत को लिए हुई थी। बुढ़िया, मिला लीजिए, अव्वल नंबर की है या नहीं। सरदार, अव्वल नंबर की तो नहीं, हाँ दूसरे नंबर की जरूर है, 50 रुपए की। आज तुम्हारी बोनी हुई, इसमें शक नहीं। बुढ़िया, खैर 50 ही सही, यहाँ कौन गिरह की जमा लगती है, कल फिर लाऊंगी। चलिए। इस समय इन दोनों की बातचीत बहुत धीरे धीरे हुई, किसी ने सुना नहीं, मगर होठों के हिलने से चंपा कुछ कुछ समझ गई। वह नई औरत जो आज आई बड़ी खुश दिखाई देती थी, हाथ पैर खुले हुए थे। तुरंत ही इसके वास्ते खाने को आया। इसने भी खूब लंबे चौड़े हाथ लगाए, बेखटके उड़ा गई। दूसरी औरतों को सुस्त और रोती देख हंसती और चुटकियां लेती थी। चंपा ने जी में सोचा, यह तो बड़ी भारी बला है, इसे अपने कैद होने और फंसने की कोई फिक्र ही नहीं। मुझे तो कुछ खटका मालूम होता है। बयान 16। कल की तरह आज की रात भी बीत गई। लड़कियों के साथ सुबह को सब औरतें बारी बारी मैदान भेजी गईं। महारानी और चंपा आज भी नहीं गईं। चंपा ने महारानी से पूछा, आप जब से इन लोगों के हाथ फंसी हैं, कुछ भोजन किया या नहीं। उन्होंने जवाब दिया, महाराज से मिलने की उम्मीद में जान बचाने के लिए दूसरे तीसरे पहर कुछ खा लेती हूँ। क्या करूँ, कुछ बस नहीं चलता। थोड़ी देर बाद 2 आदमी इस डेरे में आए। महारानी और चंपा से बोले, तुम दोनों बाहर चलो, आज हमारे सरदार का हुक्म है कि सब औरतें मैदान में पेड़ों के नीचे बैठाई जाएं, जिससे मैदान की हवा लगे और तंदुरुस्ती में फर्क न पड़ने पाए। यह कहकर दोनों को बाहर ले गए। वे औरतें जो मैदान में गई थी, बाहर ही एक बहुत घने महुए के तले बैठी हुई थी। ये दोनों भी उसी तरह जाकर बैठ गईं। चंपा चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखने लगी। दोपहर दिन चढ़ाया होगा वही बुढ़िया जो कल एक औरत ले आई थी, आज फिर एक जवान औरत कल से भी ज्यादा खूबसूरत लिए आ पहुंची। उसे देखते ही बूढ़े मियाँ ने बड़ी खातिर से अपने पास बैठाया और उस औरत को उस जगह भेज दिया जहाँ सब औरतें बैठी हुई थी। चंपा ने आज इस औरत को भी बारीक निगाह से देखा। आखिर उससे न रहा गया। ऊपर की तरफ मुंह करके बोली, मी सगमता, हम पहचान गए। वह औरत जो आई थी चंपा का मुंह देखने लगी। थोड़ी देर बाद वह भी अपने पैर के अंगूठे की तरफ देख और हाथों से उसे मलती हुई बोली, चप कला छठ में बाप रोफस, चुप रहोगी नहीं तो तुम्हारी जान जाएगी। फिर दोनों में से कोई न बोली। शाम हो गई। सब औरतें उस रावटी में पहुंच गईं। रात को खाने का सामान पहुंचा। महारानी और
चंपा के सिवा सभी ने खाना खाया। उन दोनों औरतों ने तो खूब ही हाथ फेरे जो नई फंसकर आई थी। रात बहुत चली गई, सन्नाटा हो गया। रावटी के चारों तरफ पहरा फिरने लगा। रावटी में एक चिराग जल रहा है। सब औरतें सो गईं, सिर्फ 4 जाग रही हैं, महारानी, चंपा और वे दोनों जो नई आई हैं। चंपा ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, कड़ाकमी टेटी, नो से पारो फस्तो, मेरी बेड़ी तोड़ दो, नहीं तो शोर मचाकर गिरफ्तार करा दूंगी। एक ने जवाब दिया, टीमसे को तुम्हारी क्या दशा होगी? फिर चंपा ने कहा, रानी की सेगी, रानी का साथ दूंगी। उन दोनों औरतों ने अपनी कमर से कोई तेज औजार निकाला और धीरे से चंपा की हथकड़ी और बेड़ी काट दी। अब चंपा लापरवाह हो गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट मालूम होने लगी। दोपहर रात बीत गए। यकायक उस रावटी को चारों तरफ से बहुत से आदमियों ने घेर लिया। शोरगुल की आवाजें आने लगी, मारो पकड़ो की आवाज सुनाई देने लगी, बंदूक की आवाज कान में पड़ी। अब सब औरतों को यकीन हो गया कि डाका पड़ा है और लड़ाई हो रही है। खलबली मच गई। रावटी में जितनी औरतें थीं इधर उधर दौड़ने लगी। महारानी घबराकर चंपा चंपा पुकारने लगी, मगर चंपा कहीं दिखाई न पड़ी। वे दोनों औरतें जो नई आई थी आकर कहने लगी, मालूम होता है चंपा निकल गई, मगर आप मत घबराइए, ये सब आप ही के नौकर हैं जिन्होंने डाका डाला है। मैं भी आप ही का ताबेदार हूँ। औरत ना समझिए, मैं जाता हूँ, आपके वास्ते कहीं डोली तैयार होगी, लेकर आता हूँ। यह कह दोनों ने रास्ता लिया। जिस रावटी में औरतें थीं उसके 3 तरफ आदमियों की आवाज कम हो गई। सिर्फ चौथी तरफ, जिधर और बहुत से डेरे थे, लड़ाई की आहट मालूम हो रही थी। 2 आदमी जिनका मुंह कपड़े या नकाब से ढका हुआ था, डोली लिए हुए पहुंचे और महारानी को उस पर बैठाकर बाहर निकल गए। रात बीत गई। आसमान पर सफेदी दिखाई देने लगी। चंपा और महारानी तो चली गई थी, मगर और सब औरतें उसी रावटी में बैठी हुई थी। डर के मारे चेहरा जर्द हो रहा था। एक का मुंह एक देख रही थी। इतने में पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल एक डोली जिस पर किम ख्वाब का पर्दा पड़ा हुआ था लिए हुए उस रावटी के दरवाजे पर पहुंचे। डोली बाहर रख दी, आप अंदर गए और सब औरतों को अच्छी तरह देखने लगे। फिर पूछा, तुम लोगों में से 2 औरतें दिखाई नहीं देती, वे कहाँ गईं? सब औरतें डरी हुई थी, किसी के मुंह से आवाज न निकली। पन्नालाल ने फिर कहा, तुम लोग डरो मत, हम लोग डाकू नहीं हैं। तुम ही लोगों को छुड़ाने के लिए इतनी धूमधाम हुई है। बताओ वे दोनों औरतें कहाँ हैं? अब उन औरतों का जी कुछ ठिकाने हुआ। एक ने कहा, 2 नहीं बल्कि 4 औरतें गायब हैं, जिनमें 2 औरतें तो वे हैं जो कल और परसों फंस कर आई थीं। वे दोनों तो एक औरत को यह कहकर चली गई कि आप डरिए मत, हम लोग आपके ताबेदार हैं, डोली लेकर आते हैं तो आपको ले चलते हैं। इसके बाद डोली आई जिस पर चढ़कर वह चली गई और चौथी तो सबसे पहले ही निकल गई थी। पन्नालाल के तो होश उड़ गया। रामनारायण और चुन्नीलाल के मुंह की तरफ देखने लगे। रामनारायण ने कहा, ठीक है, हम दोनों महारानी को तसल्ली देकर तुम्हारी खोज में डोली लेने चले गए, जफील बजाकर तुमसे मुलाकात की और डोली लेकर चले आ रहे हैं। मगर दूसरा कौन डोली लेकर आया जो महारानी को लेकर चला गया? इन लोगों का यह कहना भी ठीक है कि चंपा पहले ही से गायब है। जब हम लोग औरत बने हुए इस रावटी में थे और लड़ाई हो रही थी, महारानी ने डर के चंपा चंपा पुकारा, तभी उसका पता न था। मगर यह मामला क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। चलो बाहर चलकर इन बुर्दा फरोशों की डोलियों को गिने, उतनी ही हैं या कम, इन औरतों को भी बाहर निकालो। सब औरतें उस डेरे के बाहर को गईं। उन्होंने देखा कि चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है, कहीं कहीं लाश भी नजर आती है। काफिले का बूढ़ा सरदार और उसका खूबसूरत लड़का जंजीरों से जकड़े एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। 10 आदमी नंगी तलवारें लिए उनकी निगहबानी कर रहे हैं और सैकड़ों आदमी हाथ पैर बंधे दूसरे पेड़ों के नीचे बैठाए हुए हैं। रावटियां और डेरे सब उजड़े पड़े हैं। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल उस जगह गए जहां बहुत सी डोलियां थीं। रामनारायण ने पन्नालाल से कहा, देखो ये 16 डोलियां हैं, पहले हमने 17 गिनी थी। इससे मालूम होता है कि इन्हीं में से वह डोली थी जिसमें महारानी गई हैं। मगर उनको ले कौन गया? चुन्नीलाल, जाओ तुम दीवान साहब को यहाँ बुला लो, उस तरफ बैठे हैं जहाँ फौज खड़ी है। दीवान साहब को लिए हुए चुन्नीलाल आए। पन्नालाल ने उनसे कहा, देखिए
हम लोगों की 4 दिन की मेहनत बिल्कुल खराब गई। विजयगढ़ से 3 मंजिल पर इन लोगों का डेरा था। इस बूढ़े सरदार को हम लोगों ने औरतों का लालच देकर रोका कि कहीं आगे ना चला जाए, और आपको खबर दी। आप भी पूरे सामान से आए। इतना खून खराबा हुआ, मगर महारानी और चंपा हाथ ना आई। भला चंपा तो बदमाशी करके निकल गई। उसने कहा कि हमारी बेड़ी काट दो, नहीं तो हम सब भेद खोल देंगे कि मर्द हो, धोखा देने आए हो, पकड़े जाओगे। हमने लाचार होकर उसकी बेड़ी काट दी और वह मौका पाकर निकल गई। मगर महारानी को कौन ले गया? दीवान साहब की अक्ल हैरान थी कि क्या हो गया। बोले, इन बदमाशों को, बल्कि इनके बूढ़े मियाँ सरदार को मार पीट कर पूछो, कहीं इन्हीं लोगों की बदमाशी तो नहीं है। पन्नालाल ने कहा, जब सरदार ही आपकी कैद में है तो मुझे यकीन नहीं आता कि उसके सबब से महारानी गायब हो गई हैं। आप इन बुर्दा फरोशों को और फौज को लेकर जाइए और राज्य का काम देखिए। हम लोग फिर महारानी की टोह लेने जाते हैं। इसका तो बीड़ा ही उठाया है। दीवान साहब, कैदियों को मैं उनके माल असबाब के साथ ले चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल महारानी की खोज में चले। रास्ते में आपस में यूं बातें करने लगे। पन्नालाल, देखो आजकल चुनारगढ़ राज्य की क्या दुर्दशा हो रही है। महाराज उधर फंसे, महारानी का पता नहीं। पता लगा फिर भी कोई उस्ताद हम लोगों को उल्लू बनाकर उन्हें ले ही गया। रामनारायण, भाई बड़ी मेहनत की थी मगर कुछ ना हुआ। किस मुश्किल से इन लोगों का पता पाया, कैसी कैसी तरकीबों से 2 दिन तक इसी जंगल में रोके रखा, कहीं जाने ना दिया। दौड़ा दौड़ा कर चुनारगढ़ से सेना सहित दीवान साहब को लाए। लड़े भिड़े, अपनी तरफ के कई आदमी भी मरे, मगर मिला क्या? वही हार और शर्मिंदगी। चुन्नीलाल, हम तो बड़े खुश थे कि चंपा भी हाथ आएगी, मगर वह तो और आफत निकली। कैसा हम लोगों को पहचाना और बेबस करके धमका कर अपनी बेड़ी कटवा ही ली। बड़ी चालाक है, कहीं उसी का तो यह फसाद नहीं है। पन्नालाल, नहीं जी, अकेली चंपा डोली में बैठाकर महारानी को नहीं ले जा सकती। रामनारायण, हम तीनों को महारानी की खोज में भेजने के बाद अहमद और नाजिम को साथ लेकर पंडित बद्रीनाथ महाराज को कैद से छुड़ाने गए हैं। देखें वे क्या जस लगाकर आते हैं। पन्नालाल, भला हम लोगों का मुंह भी तो हो कि चुनारगढ़ जाकर उनका हाल सुने, और क्या जस लगा कर आते हैं इसे देखें। अगर महारानी ना मिली तो कौन मुंह लेकर चुनारगढ़ जाएंगे। रामनारायण, बस मालूम हो गया कि आज जो शख्स महारानी को इस फुर्ती से चुरा ले गया वह हम लोगों का ठीक उस्ताद है। अब तो इसी जंगल में खेती करो, लड़के बाले लेकर आ बसो, महारानी का मिलना मुश्किल है। पन्नालाल, वाह रे तेरा हौसला, क्या पिनिक के अवतार हुए हैं। थोड़ी दूर जाकर ये लोग आपस में कुछ बातें कर मिलने का ठिकाना ठहरा अलग हो गए। बयान 17। एक बहुत बड़े नाले में, जिसके चारों तरफ बहुत ही घना जंगल था, पंडित जगन्नाथ जोशी के साथ तेज सिंह बैठे हैं। बगल में साधारण सी डोली रखी हुई है, पर्दा उठा हुआ है। एक औरत उसमें बैठी तेज सिंह से बातें कर रही है। यह औरत चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त की रानी कलावती कुंवर है। पीछे की तरफ एक हाथ डोली पर रखे चंपा भी खड़ी है। महारानी, मैं चुनारगढ़ जाने को राजी नहीं हूँ। मुझको राज्य नहीं चाहिए। महाराज के पास रहना मेरे लिए स्वर्ग है। अगर वे कैद हैं तो मेरे पैर में भी बेड़ी डाल दो, मगर उन्हीं के चरणों में रखो। तेज सिंह, नहीं, मैं यह नहीं कहता कि जरूर आप भी उसी कैद खाने में जाइए जिसमें महाराजा हैं। आपकी खुशी हो तो चुनारगढ़ जाइए, हम लोग बड़ी हिफाजत से पहुंचा देंगे। कोई ज़रूरत आपको यहाँ लाने की नहीं थी। जोशी जी ने कई दफ़ा आपके पतिव्रत धर्म की तारीफ की थी और कहा था कि महाराज की जुदाई में महारानी को बड़ा ही दुख होता होगा। यह जानकर हम लोग आपको ले आए थे, नहीं तो खाली चंपा को ही छुड़ाने गए थे। अब आप कहिए तो चुनारगढ़ पहुंचा दें, नहीं तो महाराजा के पास ले जाएं, क्योंकि सिवा मेरे और किसी के जरिए आप महाराजा तक नहीं पहुंच सकती, और फिर महाराजा क्या जाने कब तक कैद रहे। महारानी, तुम लोगों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। सचमुच मुझे महाराजा से इतनी जल्दी मिलाने वाला और कोई नहीं, जितनी जल्दी तुम मिला सकते हो। अभी मुझको उनके पास पहुंचाओ, देर मत करो, मैं तुम लोगों का बड़ा जस मानूंगी। तेज सिंह,
तो इस तरह डोली में आप नहीं जा सकती, मैं बेहोश करके आपको ले जा सकता हूँ। महारानी, मुझको वह भी मंजूर है, किसी तरह मुझे वहां पहुंचा दो। तेज सिंह, अच्छा तब लीजिए, इस शीशी को सूंघिए। महारानी को अपने पति के साथ बड़ी ही मोहब्बत थी। अगर तेज सिंह उनको कहते कि तुम अपना सर दे दो, तब महाराज से मुलाकात होगी, तो वे उसको भी कबूल कर लेती। महारानी बेखटके शीशी सूंघकर बेहोश हो गई। ज्योतिषी जी ने कहा, अब इनको ले जाइए, उसी तहखाने में छोड़ आइए। जब तक आप ना आएंगे मैं इसी जगह रहूंगा। चंपा को भी चाहिए कि विजयगढ़ जाए। हम लोग तो कुमारी चंद्रकांता की खोज में घूम ही रहे हैं, यह क्यों दुख उठाती है। तेज सिंह ने कहा, चंपा, ज्योतिषी जी ठीक कहते हैं, तुम जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर किसी आफत में फंस जाओ। चंपा ने कहा, जब तक कुमारी का पता ना लगेगा मैं विजयगढ़ कभी न जाऊंगी। अगर मैं इन बुर्दा फरोशों के हाथ फंसी तो अपनी ही चालाकी से छूट भी गई। आप लोगों को मेरे लिए कोई तकलीफ न करनी पड़ी। तेज सिंह ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, हम यह नहीं कहते कि हम लोगों ने तुमको छुड़वाया, मगर हम लोग तो कुमारी चंद्रकांता को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए और उन्हीं की उम्मीद में उनके डेरे देखे, उनको तो ना पाया, मगर महारानी और तुम फंसी हुई दिखाई दी। छुड़ाने की फिक्र हुई। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल को महारानी को छुड़ाने के लिए कोशिश करते देख हम लोग यह समझकर अलग हो गए कि मेहनत वे लोग करें, मौके पर मौका हम लोगों को भी काम करने का मिल ही जाएगा। सो ऐसा हुआ भी, तुम अपनी ही चालाकी से छूटकर बाहर निकल गई, हमने महारानी को गायब किया। खैर, इन सब बातों को जाने दो, तुम ये बताओ कि घर न जाओगी तो क्या करोगी, कहाँ ढूंढोगी। कहीं ऐसा ना हो हम लोग तो कुमारी को खोजकर विजयगढ़ ले जाएं और तुम महीनों तक मारी मारी फिरो। चंपा ने कहा, मैं एकदम से ऐसी बेवकूफ़ नहीं, आप बेफिक्र रहें। तेज सिंह को लाचार होकर चंपा को उसकी मर्जी पर छोड़ना पड़ा और ज्योतिषी जी को भी उसी जंगल में छोड़ महारानी की गठरी बांधकर कैद खाने वाले खो की तरफ रवाना हुए, जिसमें महाराजा बंद थे। चंपा भी एक तरफ को रवाना हो गई। बयान 18। तेज सिंह के जाने के बाद ज्योतिषी जी अकेले पड़ गए। सोचने लगे कि रमल के जरिए पता लगाना चाहिए कि चंद्रकांता और चपला कहाँ हैं। बस्ता खोल, पटिया निकाल, रमल फेंक गिनने लगे। खड़ी भर तक खूब गौर किया। यकायक ज्योतिषी जी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी और होंठों पर हंसी आ गई। झटपट रमल और पटिया बांध उसी तहखाने की तरफ दौड़े जहां तेज सिंह महारानी को लिए जा रहे थे। अय्यार तो थे ही, दौड़ने में कसर न की। जहां तक बन पड़ा तेजी से दौड़े। तेज सिंह कदम कदम झपटे हुए चले जा रहे थे। लगभग 5 कोस गए होंगे कि पीछे से आवाज आई, ठहरो ठहरो। पीछे देखा तो ज्योतिषी जगन्नाथ बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं। ठहर गए। जी में खटका हुआ कि ये क्यों दौड़े आ रहे हैं। जब पास पहुंचे तो इनके चेहरे पर कुछ हंसी देख तेज सिंह का जी ठिकाने हुआ। पूछा, क्यों, क्या हुआ जो आप दौड़े आए। ज्योतिषी जी, हुआ क्या, बस हम भी आपके साथ उसी तहखाने में चलेंगे। तेज सिंह, सो क्यों। ज्योतिषी जी, इसका हाल भी वही मालूम होगा, यहाँ न कहेंगे। तेज सिंह, तो वहाँ दरवाजे पर पट्टी भी बांधनी पड़ेगी, क्योंकि पहले वाले ताले का हाल जब से कुमार को धोखा देकर बद्रीनाथ ने मालूम कर लिया, तब से एक और ताला हमने उसमें लगाया है जो पहले ही से बना हुआ था, मगर आलस के कारण उसे काम में नहीं लाते थे, क्योंकि खोलने और बंद करने में देर लगती है। हम यह निश्चय कर चुके हैं कि इस ताले का भेद किसी को ना बताएंगे। ज्योतिषी जी, मैं तो अपनी आंखों पर पट्टी ना बांधूंगा और उस तहखाने में भी जरूर जाऊंगा। तुम झक मारोगे और ले चलोगे। तेज सिंह, वाह क्या खूब, भला कुछ हाल तो मालूम हो। ज्योतिषी जी, हाल क्या, बस पौ बारह है, कुमारी चंद्रकांता को वहीं दिखा दूंगा। तेज सिंह, क्या, सच कहो। ज्योतिषी जी, अगर झूठ निकले तो उसी तहखाने में मुझको हलाल करके मार डालना। तेज सिंह, खूब कही, तुम्हें मार डालूंगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, ब्रह्म हत्या तो मेरे सिर चढ़ेगी। ज्योतिषी जी, इसका भी ढंग मैं बता देता हूँ जिससे तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या न चढ़े। तेज सिंह, वाह क्या। ज्योतिषी जी, कुछ मुश्किल नहीं है, मैं बता दूंगा।
दूसरे दिन शाम को ये लोग उस तहखाने के पास पहुंचे। ज्योतिषी जी के सामने ही तेज सिंह ताला खोलने लगे। पहले उस शेर के मुंह में हाथ डाल के उसकी जुबान बाहर निकाली, इसके बाद दूसरा ताला खोलने लगे। दरवाजे के दोनों तरफ 2 पत्थर संगमरमर के दीवार के साथ जड़े थे। दाहिनी तरफ के संगमरमर वाले पत्थर पर तेज सिंह ने जोर से लात मारी। साथ ही एक आवाज हुई और वह पत्थर दीवार के अंदर घुसकर जमीन के साथ सट गया। छोटे से हाथ भर के चबूतरे पर एक सांप चक्कर मारे बैठा देखा, जिसकी गर्दन पकड़कर कई दफा पेच की तरह घुमाया। दरवाजा खुल गया। महारानी की गठरी लिए तेज सिंह और ज्योतिषी जी अंदर गए। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। भीतर दरवाजे के बाएं तरफ की दीवार में एक सुराख हाथ जाने लायक था। उसमें हाथ डालकर तेज सिंह ने कुछ किया, जिसका हाल ज्योतिषी जी को मालूम न हो सका। ज्योतिषी जी ने पूछा, इसमें क्या है? तेज सिंह ने जवाब दिया, इसके भीतर एक किल्ली है, जिसके घुमाने से वह पत्थर बंद हो जाता है जिस पर बाहर मैंने लात मारी और जिसके अंदर सांप दिखाई पड़ता था। इस सुराख से सिर्फ उस पत्थर के बंद करने का काम चलता है, खुल नहीं सकता। खोलते समय इधर भी वही तरकीब करनी पड़ेगी। दरवाजा बंद करके ये लोग आगे बढ़े। मैदान में जाकर महारानी की गठरी खोल उन्हें होश में लाए और कहा, हमारे साथ साथ चली आइए, आपको महाराजा के पास पहुंचा दें। महारानी इन लोगों के साथ आगे बढ़ी। तेज सिंह ने पूछा, बताइए चंद्रकांता कहाँ है? ज्योतिषी जी ने कहा, मैं पहले कभी इसके अंदर नहीं आया, जो सब जगह मेरी देखी हुई हो। आप आगे चलिए, महाराज शिवदत्त को ढूंढिए, चंद्रकांता भी दिखाई दे जाएंगी। घूमते फिरते महाराज शिवदत्त को ढूंढते ये लोग उस नाले के पास पहुंचे, जिसका हाल पहले भाग में लिख चुके हैं। यकायक सभी की निगाहें महाराज शिवदत्त पर पड़ी, जो नाले के उस पार एक पत्थर के ढोके पर खड़े ऊपर की तरफ मुंह किए कुछ देख रहे थे। महारानी तो महाराज को देखकर दीवानी सी हो गई। किसी से कुछ न पूछा कि इस नाले में कितना पानी है या उस पार कैसे जाना होगा, झट कूद पड़ी। पानी थोड़ा ही था, पार हो गई और दौड़कर रोती हुई महाराज शिवदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। महाराज ने उठाकर गले से लगा लिया। तब तक तेज सिंह और ज्योतिषी जी भी नाले के पार हो महाराज शिवदत्त के पास पहुंचे। ज्योतिषी जी को देखते ही महाराज ने पूछा, क्यों जी, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम भी तेज सिंह के हाथ फंस गए? ज्योतिषी जी ने कहा, नहीं, तेज सिंह के हाथ क्यों? हाँ, उन्होंने कृपा करके मुझे अपनी मंडली में मिला लिया है। अब हम वीरेंद्र सिंह की तरफ हैं, आपसे कुछ वास्ता नहीं। ज्योतिषी जी की बात सुनकर महाराज को बड़ा गुस्सा आया। लाल लाल आंखें कर उनकी तरफ देखने लगे। ज्योतिषी जी ने कहा, अब आप बेफायदा गुस्सा करते हैं, इससे क्या होगा? जहाँ जी में आया तहाँ रहे, जो अपनी इज्जत करे उसी के साथ रहने में ठीक है। आप खुद सोच लीजिए और याद कीजिए कि मुझको आपने कैसी कैसी कड़ी बातें कही थी। उस वक्त यह भी ना सोचा कि ब्राह्मण है। अब क्यों मेरी तरफ लाल आंखें करके देखते हैं? ज्योतिषी जी की बातें सुनकर शिवदत्त ने सिर नीचा कर लिया और कुछ जवाब ना दिया। इतने में एक बारीक आवाज आई, तेज सिंह। तेज सिंह ने सिर उठाकर उधर देखा जिधर से आवाज आई थी। चंद्रकांता पर नजर पड़ी, जिसको देखते ही इनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हाय, क्या सूरत हो रही है! सिर के बाल खुले हैं, गुलाब सा मुंह कुमला गया है, बदन पर मैल चढ़ा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं। पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी गुफा के बाहर खड़ी तेज सिंह पुकार रही हैं। तेज सिंह उस तरफ दौड़े और चाहा कि पहाड़ पर चढ़कर कुमारी के पास पहुंच जाएं, मगर ना हो सका। कहीं रास्ता ना मिला। बहुत परेशान हुए, लेकिन कोई काम न चला। लाचार होकर ऊपर चढ़ने के लिए कमंद फेंकी, मगर वह चौथाई दूर भी न गई। ज्योतिषी जी से कमंद लेकर अपनी कमंद में जोड़कर फिर फेंकी, आधी दूर भी न पहुंची। हर तरह की तरकीबें की, मगर कोई मतलब न निकला। लाचार होकर आवाज दी और पूछा, कुमारी जी, आप यहाँ कैसे आए? तेज सिंह की आवाज कुमारी के कान तक बखूबी पहुंची, मगर कुमारी की आवाज, जो बहुत ही बारीक थी, तेज सिंह के कानों तक पूरी पूरी ना आई। कुमारी ने कुछ जवाब दिया, साफ साफ तो समझ में ना आया। हाँ, इतना समझ पड़ा, किस्मत आई तरह निकालो। हाय हाय, कुमारी से अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकते। यह सोच तेज सिंह बहुत घबराए, मगर इससे हो क्या सकता था? कुमारी ने कुछ और कहा जो बिल्कुल समझ में न आया। हाँ, यह मालूम हो रहा था कि कोई बोल रहा है। तेज सिंह ने फिर आवाज दी और कहा,
आप घबराइए नहीं, कोई तरकीब निकालता हूँ जिससे आप नीचे उतर आएं। इसके जवाब में कुमारी मुंह से कुछ न बोली। उसी जगह एक जंगली पेड़ था जिसके पत्ते जरा बड़े और मोटे थे। एक पत्ता तोड़ लिया और एक छोटे नुकीले पत्थर की नोक से उस पत्ते पर कुछ लिखा। अपनी धोती में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ उसमें वह पत्ता और एक छोटा सा पत्थर बांधकर इस अंदाज से फेंका कि नाले के किनारे कुछ जल में गिरा। तेज सिंह ने उसे ढूंढकर निकाला, गिरह खोली, पत्ते पर गौर से नजर डाली जिस पर लिखा था, तुम जाकर पहले कुमार को यहाँ ले आओ। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी को वह पत्ता दिखाया और कहा, आप यहाँ ठहरिए, मैं जाकर कुमार को बुला लाता हूँ। तब तक आप भी कोई तरकीब सोचिए जिससे कुमारी नीचे उतर सके। ज्योतिषी जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। इस कैफियत को महारानी ने भी बखूबी देखा, मगर यह न जान सकी कुमारी ने पत्ते पर क्या लिखकर फेंका और तेज सिंह कहाँ चले गए। तो भी महारानी को चंद्रकांता की बेबसी पर रुलाई आ गई और उसी तरफ टकटकी लगाकर देखती रही। तेज सिंह वहां से चलकर फाटक खोल खो के बाहर हुए और फिर दोहरा ताला लगाकर विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में जानेंगे कि चपला का क्या हुआ और चंद्रकांता को कुमार मिले या नहीं। धन्यवाद।